हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में हमारा चल रहा है आपका चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 में हम लोग आपका देख रहे हैं दो ध्रुवीयता का अंत, कि कैसे दो ध्रुवीयता है और कैसे उनका अंत हुआ, ये हम लोग आपका देख। क्लियर है। अब सबसे पहले कल हम लोग जो है आपका क्या पढ़े थे, आपको क्लियर होना चाहिए। शीत युद्धों के बारे में पढ़े। ठीक है। शीत युद्ध सरगर्म दौर में बर्लिन की दीवार पर खड़ी की गई थी। ठीक है। और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। कह रहे शीत युद्ध के दौरान, सरगम के दौरान आपका बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। 1989 में पूर्व जर्मन के आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। अब जो आपका पूर्व में रहने वाली जो आम जनता जर्मन की, उसने वहां गिरा दिया। इस नाटकीय घटना के कारण बाद भी नाटकीय ऐतिहासिक घटना सामने आई और इन्हें दुनिया का पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुकी जर्मन अब एकीकरण हो गया। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्व यूरोप के 8 देशों में एक एक करके जनता को प्रदर्शन करके और अपनी साम्यवादी शासन का बदल डाला। शीत युद्ध के अंत समय में सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखता रहा। ऐसा किसी सैन्य सी मजबूरी नहीं, बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया। और इस अध्याय में दूसरी दुनिया के विघटन का आशय और कारण परिमाण के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह भी चर्चा करेंगे कि सोवियत संघ के शासन के पतन से दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ और इन देशों में भारत के रिश्ते कैसे हैं। सोवियत प्रणाली क्या थी? समाजवादी सोवियत गणराज्य। रूस में हुई 1917 में हुई समाजवादी क्रांति के अस्तित्व में आ गया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में और समाजवाद के आदर्श और समता मूलक समाज की जरूरतों की से प्रेरित थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करना और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से सबसे बड़ी आपकी कोशिश थी। ऐसा कोशिश सोवियत प्रणाली में निर्मित राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया गया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरवी कम्युनिस्ट पार्टी थी। क्या जो सोवियत पार्टी थी उसकी धुरवी प्रणाली कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या पक्ष के लिए आपकी जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। कैसी थी? योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्व यूरोप के बाद देशीय सोवियत संघ पर अंकुश लग गया। सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवाद ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया। अब कह रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ईस्टर्न यूरोप था वो सोवियत संघ पर अंकुश लगाने आया था और सोवियत संघ ने आपका उसको फांसीवाद की ताकतों के रूप में देखा। क्लियर है? ठीक। इन सभी देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की सामाजिक प्रणाली की तर्ज पर डाला गया। इन्हीं सामाजिक खेमों में देश और दुनिया का दूसरी कहा गया। इस खेमे के नेता समाजवादी सोवियत संघ की गणना है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा है। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था, खनिज तेल, लोहा, इस्पात,
मशीनरी उत्पाद शामिल थे। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाकों का आगमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोग बहुत उन्नत था कि सोवियत संघ का जो घरेलू उपभोग था वो उन्नत था और पिन से लेकर कार तक सभी चीजों का उत्पादन था। छोटी एक आल पिन से लेकर चाहे कार बनना हो, सब कुछ अपने यहाँ बनाते थे। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुओं गुणवत्ता की लिहाजा से पश्चिमी देश के स्तर की नहीं थी। यानी कि अगर क्वालिटी वाइज बात करें, हालांकि सोवियत संघ बना सब कुछ रहा है, लेकिन क्वालिटी वाइज करें तो क्वालिटी लो थी। किसके चक्कर में? अगर यूरोप की कंपैरिजन करें और रूस का, तो रूस की क्वालिटी डाउन थी एज टू कंपेयर फॉर यूरोप। लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक शून्य जीवन सुनिश्चित स्तर किया। सरकारी बुनियादों की जरूरतें की चीजें मसलन सुव्यवस्थित बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण की अन्य चीजें की रियायती दरों पर मुहैया कराती है। बेरोजगारी दर नहीं थी। मिल्कियत का प्रमुख राज्य राजस्व स्वामित्व था। भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामी होने के अलावा नियंत्रण में भी राज्य ही था। बहरहाल सोवियत संघ प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। यह प्रणाली सत्तावादी थी और नागरिकों को जीवन कर कठिन होता चला गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होने के कारण असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यस्त थी। सोवियत संघ की अधिकांश संस्था में सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ एक दल यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। इस दल का सभी संस्थाओं पर अंकुश था और यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मसलों में सहज संभालने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर एक सोवियत संघ बनाया। लेकिन पार्टी ने जनता को इसकी इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। सोवियत संघ नक्शे के रूप में 15 गणराज्यों में से एक था। वास्तव में रूस को हर मामले में प्रभुत्व था और क्षेत्रीय जनता को अक्सर उपेक्षा और दमननीति आपकी महसूस की जाती थी। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे इनको महसूस करा रहे हैं, क्या चीजें हैं, किस तरीके से हैं। इसको आप देख सकते हैं कि सोवियत संघ किस तरह के अपने जो स्ट्रक्चर्स पर था वो आपका चल रहा है। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा यानी कि मसलन ट्रांसपोर्टेशन और ऊर्जा के मामले में वेस्टर्न महादेशों की तुलना में पीछे रह गया। सब तो आगे करा, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट करना था उसमें वो पीछे रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। सोवियत संघ ने 1989 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और कमजोर हो गई। हालांकि सोवियत संघ के लोगों ने पारिश्रमिक लागत लगाकर बढ़ाकर उत्पादक और प्रौद्योगिकी के मसले पर पश्चिम के देशों से पीछे छूटते थे। अब क्या हो गया कि प्रोडक्शन में और टेक्नोलॉजी में ये क्या हो गया, जो वेस्टर्न कंट्री थी उनसे पीछे छूट गए। इस तरह उपभोग वस्तुओं की कीमत कम हो गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल आपका बढ़ता गया और 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा गई और अंततः ठहर सी गई। यानी कि ये कॉम्पिटेंट के चक्कर में इन्होंने उत्पादन तो किया इन्होंने यूरोप के कंपैरिजन में, लेकिन वो क्वालिटी ना होने की वजह से दिक्कत हुई। अब क्वालिटी तो नहीं दे पाए क्योंकि प्रोडक्शन करना था। दूसरी बात, आपका ट्रांसपोर्टेशन और जो एनर्जी थी वहां उसमें अच्छा नहीं कर पाए, तो ये सेक्टर उनके पिछड़ते चले गए और आने वाले धीरे धीरे समय में टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन के मामले में यूरोप से पीछे हो गए। और जब टेक्नोलॉजी बिखरी और विश्व की मांग अलग बढ़ने लगी नहीं, तब क्या हुआ, इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। क्लियर है? ये राजनीति की जगह से आपका अब क्या हो गया, डाउनफॉल की तरफ आगे बढ़ने लगे।
गोवच वेच और सोवियत संघ का विघटन। अब नंबर आया सोवियत संघ के विघटन का। आप जानते हैं ये सबसे बड़ी बात थी जब यहां होगा। मिखाइल गोवचवेच इस व्यवस्था को सुधारना चाहते थे। 1980 के दशक के मध्य तक सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी। 1980 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या कर रही थी? क्रांति ला रही थी वेस्टर्न देशों का मतलब है यूरोप से, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कनाडा। सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधारों की जरूरत हो गई। गोवत्स ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप से देने और सुधार करने का फैसला किया। परिमाण यह रही कि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के खेमे के हिस्से थे। यानी किसी को पता नहीं था कि जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो सोवियत संघ के हिस्से थे। इनमें देश की जनता अपनी सरकार और सोवियत संघ के नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। अब राड़ा क्या था, जो कुछ कंट्री यूरोप की थी, जैसे आपके टर्की वगैरह, अफगानिस्तान, सब इसी में थे। क्या है, इन्होंने क्या कर दिया, अपनी सरकार और अपने स्वामित्व के खिलाफ नियंत्रण पर विरोध करना शुरू कर दिया। गोवचवेच के शासक सोवियत संघ से ऐसी गड़बड़ी की, उस तरह की हस्तक्षेप नहीं किया। अब गड़बड़ी हो तो इंटरफेयर नहीं करेंगे। अतीत में होता था कि पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकार एक के बाद एक गिर गई। ठीक, अब क्या हो गया, सरकार आपकी बदल रही है। सोवियत संघ के भाग हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी एक संकट गहराता चला गया। सोवियत संघ के विघटन की गति और तेजी हो गई। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीति शुरू कर दिया और लोकतंत्र की नीति चली गई। इन सुधार नीतियों पर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता द्वारा आपका विरोध किया गया। 1991 में तख्ता पलट भी हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े कर्मपंथियों ने इसको बढ़ावा दिया। तब तक जनता को स्वतंत्र स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगतों वाले शासक में नहीं जाना चाहते। येथेलेशिन ने इसका तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरे। रूसी गणराज्य से जहां बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने के लिए इनकार कर दिया। सत्ता मोरक्को से गणतंत्र की तरफ खिसकने लग गई। सोवियत संघ की उन भागों को हुआ जो ज्यादातर यूरोप के कृत थे और अपने प्रभुत्व राज्य को मानते थे। आचार्य के दौर पर मध्य एशिया गणराज्यों में स्वतंत्रता की मांग नहीं हो पाई। सोवियत संघ के साथ ही ये कहना चाहते थे कि सन 1991 में दिसंबर में येल्त्सिन का नेतृत्व सोवियत संघ में 3 बड़े राज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ को समाप्ति की घोषणा की। क्या हो रहा है कि 1991 में दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े आपके डेमोक्रेटिक रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की और कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और परिवर्तित सोवियत गणराज्य ने पूंजीवादियों लोकतंत्र को अपना आधार बना लिया। अब आपको एक चीज समझ आ रही होगी, तो यूक्रेन का जो वॉर है वो कब की घटना है? 1991 से जो चीजें निकली हैं, क्योंकि जब आपका यूरोप का प्रभुत्व बढ़ा और एशिया गणराज्य स्वतंत्रता की मांग नहीं थी, अब होने लगी, उस वजह से क्या हो गई, ये दिक्कतें उनको फेस करने लगी और ये जिम्मेदारी हमको देखने लगी। क्लियर है? इस तरीके से साम्यवादी सोवियत गणराज्य का विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों ने राष्ट्रकुल, ठीक, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट की गठन किया। बाकी गणराज्यों ने, खासकर मध्य एशिया गणराज्यों से बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। गणराज्यों के सभी राज्य स्वतंत्र राज्य की राष्ट्रकुल के बाहर थे। वे उस मुद्दे को तुरंत हल कर दिया। उन्हें राष्ट्रकुल के संस्थापक सदस्य बनाया गया। रूस के सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य को स्वीकार किया गया। रूस की सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीटें मिल गईं।
सोवियत संघ ने अंतर्राष्ट्रीय करार संधि दी गई और उन्हें उनके निभाई गई जिम्मा अब रूस का था। सोवियत संघ राज्य विघटन के बाद समय समय पर पूर्ववर्ती राजगणनाओं के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कुछ और कदम उठाए गए। सोवियत संघ रूस अब नहीं रहा, अब उसे उसका दफन हो चुका था। तो 1991 में यूएसएसआर टूटकर क्या बन गया? ओनली रूस बन गया। पहला यूनाइटेड था ना, जैसे क्या आपका जिस प्रकार आपका यूएसए है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पहले ऐसे यूएसएसआर था, लेकिन बाद में इसका विघटन हुआ। और कैसे हुआ देख सकते हैं, अपनी मांग को लेकर, आजादी को लेकर कैसे चीजें हो गई और कैसे आपका विरोध होने लगा। सोवियत संघ से बाहर होते हुए परिवर्तन के संकट गहराते चले गए। लोग लोकतंत्र नीति में सुधार चाहते थे और कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध किया। तो मेन विचारधारा को लेकर लड़ाई रही। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। अब क्या हो चुका है? सोवियत संघ टूट चुका है। अब टूटा है तो कुछ घटना है, और घटना है तो क्यों घटेगी? सोवियत संघ की विघटन क्यों हुआ? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई? करें, वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी पावर थी और ये कैसे बिखर गई? सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद का अंत को समझने के लिए एक सवाल पूछना जरूरी नहीं है। यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझाने के लिए जरूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में ना तो कोई राज्य व्यवस्था पहली बार आपका टूटी और ना ही आखिरी बार। सोवियत संघ के विघटन के पीछे कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं। कह रहे हैं कि कुछ विशेष कारण हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन इस मामले में हम एक सर्वसामान्य सबक सीख सकते हैं। कह रहे इसमें संदेह नहीं है कि सोवियत संघ का राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोर पड़ने लगी और आशंकाएं आपकी पूरी नहीं कर सकती। चीजें विघटित हो रही हैं, संगठित नहीं है, वो चीजें पूरी नहीं रही। सोवियत संघ के पतन के कारण कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही। इसके उपभोक्ता की बड़ी बाप की कमी थी और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज व्यवस्था को शक नजर से देखने लगा। उसे खुलेआम सवाल में खड़ा करना शुरू किया। यह व्यवस्था इतनी कमजोर हुई कि अर्थव्यवस्था के गतिरोध क्यों आया, और इसका काफी हद तक साफ था। इस सिलसिले में हम एक बार दमन स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य साराजों का सामना लगाया। उसने अपने संसाधनों को पूर्वी यूरोप के पिछले देशों में खर्चा किया और ताकि सोवियत नियंत्रण के बारे में रहे। सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत व्यवस्था का सम्मान नहीं कर सकी। इसी के कारण एक और बात थी कि पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ आम नागरिकों की जानकारी बढ़ा दी गई। वे अपने राज्य व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर्भाव कर सके। इन सवालों को बताया जा रहा था कि सोवियत संघ पश्चिम भारत के पूंजीवाद से बेहतर है, लेकिन सच्चाई यह है कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोग राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो चुका था। गतिरुद्ध का मतलब होता है किसी की गति को कम होना, उसे गति में आवध आना या बीच में रुक जाना, वो क्या है? वो गतिरोध है। कैसा हुआ? गतिरोध होना शुरू हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी के 70 साल तक शासन किया और यहाँ पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रही। पार्टी क्या रही? पार्टी पहले जनता के प्रति जवाबदेही थी, अब वो नहीं रही, क्योंकि 70 साल से वही है। गतिरोध प्रशासन भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने की व्यवस्था में अक्षमता, शासन से ज्यादा खुलापन के प्रति अनैच्छिक और देश में विशाल बावजूद सत्ता के केंद्रीकृत हो गया।
इन भारी कांडों की आम जनता अलग थलग पड़ी। इसमें भारी बुरी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारियों को नागरिक आम ज्यादा विशेषाधिकार मिले जुले थे। लोग अपनी राज्य व्यवस्था को और शासकों को जोड़कर नहीं देख सकते थे। सरकार का जनाधार खिसकता चला गया। कैसा हो गया कि सरकार जिस पर बात कर रही थी वो जनाधार आपका सिमट रहा था, वो जनाधार खिसकता चला गया। तो कहां से शुरू हुई कि धीरे धीरे सोवियत संघ के रूप में कोई व्यवस्था पहली बार नहीं टूटी। संदेह नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। अंदरूनी कमजोरी के कारण आकांक्षाएं पूरी ना हो सकी, उपभोग की वस्तुओं की बड़ी आपकी कमी हुई। सोवियत संघ का एक बड़ा हिस्सा और राजनीतिक व्यवस्था में क्या था, शक करने लगा और देश में कमजोर स्थिति होती चली गई। संसाधन पूर्वी यूरोप में पिछले देशों पर खर्च कर रहे हैं। इस वजह से ये सारा क्लियर हुई। घटना किस तरीके से टूटा और टूटने के पीछे क्या क्या कारण, इन सबको आप देख सकते हैं। मिखाइल गोर्बच के सुधारों ने समस्याओं का समाधान का वादा किया। गोर्बच अर्थव्यवस्था के सुधार और पश्चिम की बराबरी को लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वायदा किया गया। गोर्बच तो रोग को ठीक ठीक निदान कर रहे थे और सुधार को लागू करने का उनका प्रयास ठीक था। आश्चर्यचकित हो सकता है कि सोवियत संघ आपका टूटा क्यों। इस बिंदु पर आकर उत्तर ज्यादा विवादित हो जाता है। इस स्थिति को हम आगे के इतिहासकार शायद बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। सबसे पहले सटीक उत्तर तो यह है, जान पड़ता है कि जब गोर्बच ने सुधारों को लागू किया, चलिए तो जान पड़ता है कि जब गोर्बच ने सुधार को लागू किया तो व्यवस्था में ढील दी गई, तो लोगों ने आकांक्षाओं और उपेक्षाओं में ज्वर उमड़ा। यानी कि जैसे ही व्यवस्था में ढील दी गई तो लोगों की जो आकांक्षा थी और उपेक्षा थी उनमें ज्वर का मतलब है तेजी से बढ़ावा, और अनुमान शायद कोई नहीं लगा सकता था कि इन पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया। सबसे बड़ी वजह क्या रही, ये जो स्थिति पनपी है और ये जो स्थिति रही जो इस पर हम काबू नहीं पा सके, ये स्थिति थी जो सोवियत संघ की जनता को ये सोच रही थी कि हमको जो, देखिए गोर्बच का मतलब क्या था कि हम यूरोपीय तरफ में हम बढ़े, लेकिन जनता ने उसका लिबरलाइजेशन में एक अलग ही अवसर ढूंढ लिया, अपनी आकांक्षाएं बढ़ा दी, अपेक्षा बढ़ा दी, और वो कैसे उड़ी, जैसे किसी को बुखार आता है, ज्वर आता है ना अचानक और तेज होता है, वैसी स्थिति में इन्होंने किया। ठीक है, कैसा किया, उसी स्थिति में। तो आप देख सकते हो कि जोवर्स के मसले में क्या हुआ। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, तो फिलहाल हमने देखा कि सोवियत संघ किस तरीके से विघटित हुआ, कौन कौन सी चीजें थी, दो महाशक्ति के रूप में उभरा था, कैसे वो पीछे रह गया, कैसे विघटित हो गया। इस पर हम शेष बात अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।